माधुरी ने जब से होश संभाला था तब से उसने संघर्ष को ही अपने गले से लगाया था। उसके घर में 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से उन्हें नसीब होता था। माधुरी के दादा विद्याचरण जी ने माधुरी के पिता अनिल को खाली हाथ घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसके पिता कम पढ़े लिखे थे। वहीं उसके चाचा सुनील पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति अपने छोटे बेटे को दे दी और स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे बेटे के पास ही रहने लगे। लेकिन माधुरी के पिताजी ने मेहनत मजदूरी किया। अपने बच्चों को, माधुरी और उसके भाई को भी कभी कभी अपने साथ लेकर मजदूरी करने जाते, लेकिन उन्हें पढ़ाया लिखाया और दोनों बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करवाया। माधुरी देखने में बहुत ही खूबसूरत, सीधी, सरल और गंभीर स्वभाव की थी। वह जिस काम को करने का ठान लेती जरूर करती। वह हमेशा से चाहती थी कि पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने और उसने ऐसा किया भी। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करने लगी और अपने भाई अमर से भी ज़्यादा सैलरी लेने लगी। तभी उसकी मुलाकात उसी कंपनी में काम कर रहे राजीव से हुई, जो उससे कम तनख्वाह ही पाता था। लेकिन राजीव माधुरी की खूबसूरती पर ऐसा लट्टू हुआ कि वह दिन रात उसी के सपने देखने लगा और अमर को मनाकर माधुरी से शादी करने के लिए बिना दहेज के ही शादी करने के लिए राजी कर लिया। फिर भी माधुरी के मायके वालों ने उनसे जितना बन पड़ा अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। माधुरी अब अपने ससुराल में आकर मशीन की तरह काम करती। माधुरी के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफिन, अपनी बोतल को बैग में रखा, जरूरी पेपर टेबल से उठाए और अपने केबिन को बंद कर फटाफट घर के लिए रवाना हुई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन तब तक बस रवाना हो चुकी थी। अब दूसरी बस ना जाने कितनी देर में आएगी। एक तो ये बस वाले भी ना, जब तक बस सवारी से पूरी तरह खचाखच भर नहीं जाती तब तक रवाना होते नहीं। पर अब वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वह लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी सामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। कमाऊ बीबी, कमाऊ बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वो सेवा करने वाली, आज्ञाकारी, आदर्शवादी भी होनी चाहिए। चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। जहाँ शादी से पहले फक्र से सबको बताया जाता है कि बहू नौकरी करने वाली है, वहीं शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई माधुरी को वह दिन याद हो आया जब वह राजीव से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई माधुरी को देखने के लिए लालायित हो रहे थे। आखिरकार पूरे परिवार में, या यूं कहे पूरे रिश्तेदारी में, वह पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ आराधना देवी आगे बढ़कर उसकी बलैया ले रही थी और ननद विजेता तो इतरा इतरा कर अपनी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितने फक्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वो पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सासू माँ आराधना जी भी अपने रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों न करे। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू को घर में बैठा कर रखें। अगर बच्ची ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए ना। भाई हमारे लिए तो बेटा बेटी बहू सब एक समान है। माधुरी भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थी तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ ही दिनों में निकल गए। जब माधुरी ने शादी के लिए ली हुई
अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की। माधुरी को सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वह घर आती तो हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता। घर के कामकाज सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वो बहू जो थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। घर पहुंचती है तो देखा तीनों माँ बेटा बेटी हाल में बैठे हुए थे और सबके मुंह फूले हुए थे। उसे देखते ही आराधना जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी? माधुरी हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं बना? मतलब बहू के घर आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना ही भूल गए? विजेता ने भी कहा, भाभी अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और प्लीज कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर माधुरी ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रख हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी। आखिर लेट होने के चक्कर में वह बाजार से सामान भी नहीं ला पाई, इसलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। राजीव अभी भी गुस्से में ही था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही विजेता ने कहा, ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए? कोई और सब्जी बना लेती साथ में। इससे तो मेरा पेट नहीं भरता, मुझे नहीं खाना ये सब, मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर विजेता ने अपना मोबाइल लिया और पिज्ज़ा ऑर्डर करने लगी। माधुरी से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी, इसलिए दाल चावल बना लिए, और जब पिज्ज़ा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? ये तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी ना। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए आराधना जी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन कोई सुख चैन नहीं है। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता है क्या, ये दाल रोटी? और ऊपर से अब तो मेरी बेटी का पिज्ज़ा भी भारी पड़ने लगा है। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगी? माधुरी का इतना बोलना हुआ कि नीरज ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर जरूरत ही क्या थी तुम्हारी इस घर में? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। राजीव मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? माधुरी ने भी थोड़ी तेज आवाज में कह दिया। बस फिर क्या था, राजीव ने सीधा एक थप्पड़ माधुरी के गाल पर रसीद कर दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ से माधुरी हक्की बक्की रह गई। राजीव तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से आराधना जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे ऐसे कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज नहीं है? थोड़ी देर अपनी जबान बंद नहीं रख सकती थी? अब ऐसी हरकत करोगी तो थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। खुद की गलती किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर दिया जाएगा। वो भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और विजेता कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में पीछे रह गई आंसू बहाती हुई माधुरी। एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए, पर फिर यह सोचकर रह गई कि पापा तो हैं नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएंगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुना देंगी। आखिर आंसू बहाती हुई माधुरी अपने कमरे में आ गई। जब दूसरे दिन माधुरी ऑफिस के लिए रवाना नहीं हुई तब राजीव ने पूछा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? माधुरी ने कहा, सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभालूं। राजीव को लगा कि कहीं माधुरी नौकरी ना छोड़ दे, इसलिए उसने माधुरी से अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली। माधुरी को भी लगा कि सब कुछ ठीक है और उसने भी राजीव को माफ़ कर दिया, पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। राजीव अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और माधुरी पर हाथ उठा देता था, पर बाद में माफ़ी जरूर मांग लेता था। उधर माधुरी हर बार
बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए सास और ननंद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि माधुरी घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो अक्सर यही होता था कि सास और ननंद अपनी बात मनवाने के लिए भी राजीव का इस्तेमाल करने लगी थी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद माधुरी अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से माधुरी का मन घबरा रहा था। माधुरी घर में जैसे ही घुसती है तो देखती है कि राजीव गुस्से में बैठा हुआ होता है, जबकि सास आराधना जी और विजेता सोफा पर बैठी हुई होती है। पर उसे सबसे ज्यादा हैरानी यह देखकर होती है कि उसके भैया और भाभी भी वहां आए हुए होते हैं, जो बड़े गुस्से से माधुरी की तरफ देख रहे होते हैं। माधुरी को एहसास हो तो जाता है, जरूर इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को यहाँ बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से दोनों कभी उससे मिलने नहीं आए और आज अचानक। पर फिर माधुरी खुद को संयत करके बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक, आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही हो ससुराल में। माधुरी ने शांतिपूर्वक अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से भी बात कर सकते हैं, आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से मुझे सुना रही हैं? माधुरी की बात सुनकर उसकी सास आराधना जी बीच में ही बोल पड़ी, देखो कितना त्रिया चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। हे भगवान, पूछो इससे इतनी देर से कहाँ थी भला ये ससुराल में रहने वाली। उनकी बात सुनकर माधुरी का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वह सोचने लगी कि ये औरत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। यह मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी। इतने में राजीव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। मुझसे जितना निभ सकता था मैं निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो इसका रोज का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है, और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के सारे काम काज में लगी रहती है। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं राजीव जी, हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं इसे अभी। अगर नहीं समझती तो 2 थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे, पर आप थोड़ी शांति बनाए रखो। भाभी बीच में ही बोली। फिर माधुरी के भैया अमर से बोली, अरे बैठे बैठे क्या देख रहे हो जी, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं तो कह देती हूँ, अगर इसका घर बिगड़ गया तो। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई। कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती है तो आखिर ननंद का घर बिगड़ जाता तो वो वापस मायके आकर बैठ जाती। बस इसी डर से चुप हो गई। आखिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ माधुरी, तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? अरे बेटियां तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती हैं, और तुझे देखो। अच्छा क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती हैं भैया, बताएंगे मुझे? भाभी को देखकर तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। उल्टा मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मुझे यहाँ आकर समझाइश कैसे दे सकते हैं आप लोग? माधुरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लो यही दिन देखने बाकी रह गए थे जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या ही सगी होगी। अब तो साबित हो गया ना, या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? आराधना जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कोई मुझसे कुछ कह दे। भाभी ने कहा तो माधुरी ने जवाब दिया, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी, और कैसे रह रही हो आप माँ के साथ ये सभी को अच्छे से पता है। आपके किस्से तो हमारे अड़ोस पड़ोस तक में मशहूर है, इसलिए आप ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती ना तो इन लोगों को आटे दाल का भाव पता चल जाता। इतने में उसके भैया कुछ कहने को हुए तो माधुरी ने हाथ जोड़ लिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है।
जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाए वो मेरे लिए क्या ही बोलेंगे। भैया माफ़ कीजिए, पर मैं अपना खुद देख लूँगी। वैसे भी आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो थोड़ा तो मुझ पर विश्वास कीजिए। आखिर भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार माधुरी के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। अब भाभी रुक कर वहाँ क्या करती, इसलिए वह भी पीछे पीछे पैर पटकती हुई रवाना हो गई। दोनों के जाने के बाद माधुरी ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के से खड़े थे। माधुरी ने बड़ी ही शालीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये मेरी माँ के संस्कार हैं कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभा रही हूँ, पर इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। पर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं निभा रही हूँ। आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है, जब वो अपनी वाली पर आ जाएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं जवाब भी दूंगी। कहकर माधुरी अंदर अपने कमरे में जाने लगी तो राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजीव ने माधुरी का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिसके कारण माधुरी की चीख निकल गई। राजीव माधुरी पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी, हमें समझाइश दे रही है? हाथ पैर तोड़ दूंगा ना, तब समझ में आएगा तुझे। कहते हुए राजीव ने माधुरी को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो माधुरी का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि जमीन से माधुरी का सिर भी टकरा गया, जिसके कारण माधुरी दर्द से कराह उठी। उसे दर्द से कराहती हुई देखकर आराधना जी बोली, बेटा एक बार सबक सिखा ही दे इसे। अब तो तुझे भी समझ में आ गया है कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा। बहुत ज़्यादा ही जबान चल रही थी इसकी अपने भैया भाभी के सामने। आराधना जी की बात सुनकर राजीव भी माधुरी को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझती क्या है ये? नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कहता हुआ राजीव माधुरी की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माधुरी चीखती रही, चिल्लाती रही, राजीव प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख लो और जैसे हम कहें वैसे रहो, या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। राजीव भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी, कब तक यह तमाशा चलेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा? विजेता ने कहा तो आराधना जी राजीव की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, तो सुबह का खाना तो वो बना लेगी, पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से ही खाना मंगा दे तो कुछ खा कर के आराम करें, बहुत थक गए हैं। आराधना जी ने कहा। राजीव ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर माधुरी लगभग आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाती रही, यहाँ तक कि माधुरी के सामने ही विजेता ने बाहर आकर खाने का ऑर्डर लिया, पर माधुरी को घर में आने तक नहीं दिया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, पर राजीव और उसके घर वालों ने उसे अंदर घर में नहीं आने दिया। माधुरी काफी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब माधुरी को समझ में आ गया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। माधुरी अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या? आस पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही थी। देखो, एक वो दिन था जब ये लोग बहू की बलैया ले रहे थे, और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को अपनी बहू से? अरे
कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का? कितना ही कह लो दुनिया बराबरी की है, पर बहुओं के लिए तो सोच वही की वही है। सबकी बातें माधुरी को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर माधुरी उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों अपने ससुराल वालों की मोहताज हो रही हूँ? आखिर इन लोगों को सबक क्यों न सिखा दूँ? माधुरी ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद में कुछ एनजीओ के लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वालों को भी लेकर आ गए थे। बाहर खड़ी माधुरी को देखकर उन लोगों ने माधुरी से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी जोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से घर वाले सब हैरान रह गए। हिम्मत करके राजीव ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों को देखते ही राजीव और उसके घर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माधुरी इन लोगों को बुला लेगी। जब माधुरी ने कंप्लेन नहीं किया तो वे लोग उसके ससुराल वालों को समझाइश देकर वहां से रवाना हो गए और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन राजीव और उसके परिवार वालों को माधुरी को घर में लाना पड़ा। घर में आने के बाद सबसे पहले माधुरी ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। माधुरी अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी। तब आराधना जी बोली, देखो तो कितनी बेशर्म है, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर कितने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था, माधुरी ने कहते हुए अपना खाना जारी रखा। राजीव गुस्से से बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने आज हमारे घर का। सबसे बड़ी गलती की तूने जो उन लोगों को बुलाया, अब तुझे कौन बचाएगा, कहता हुआ राजीव माधुरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने माधुरी की बाह खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, उतने में ही माधुरी ने जोरदार थप्पड़ राजीव के गाल पर दे मारा। माधुरी के इस तरह के कृत्य से सब हक्के बक्के रह गए। आराधना जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से माधुरी की तरफ देख रही थी। वहीं विजेता भी कभी अपने भाई को तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। राजीव अपने गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गई तू, मैं पति हूँ तेरा। अच्छा पति? कैसा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आती तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वो तो पता ही नहीं तुम्हें। अरे बेशर्म, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती, आराधना जी ने कहा। तो माधुरी मुस्कुराकर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती सासू माँ आप लोगों को मैं। जा तो सकती थी पर गई नहीं, और ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वो मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की और क्यों जाऊँ यहाँ से। माफ़ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके ही जाऊंगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊंगी, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूंगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परेशान करते हो। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, फिर आप जाने और आपका काम। राजीव कुछ कहने को हुआ तो माधुरी ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब न तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ, न ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली हूँ। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, माधुरी ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से तो उठा दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था
कि आज बहू बोल चुकी है जो अब चुप होने वाली नहीं है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। माधुरी के ससुराल वालों की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा परेशान करने की। अब माधुरी अपनी मर्जी से उठती, समय पर नाश्ता चाय बनाती, खाना बनाती। वैसे उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे, इसलिए वह घर के सभी लोगों के लिए खाना बना देती, लेकिन बाकी के काम उसकी सास और ननद करती। अब उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि माधुरी से कुछ उल्टा सीधा कहें, और जब भी माधुरी को वापस आने में लेट हो जाता तो वह अपने लिए बस खाना ऑर्डर कर लेती और डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाती। उसका ऐसा रवैया देखकर आराधना जी और विजेता जल भून जाती। वे लोग भी बाहर से खाना ऑर्डर करना चाहती, और जब राजीव से पैसे मांगती तो उसके तो अपने ही शौक पूरे करने में सारे पैसे खर्च हो जाते थे, तो अपनी माँ बहन को कहाँ से दे पाता। वे दोनों माँ बेटी अपना सा मुंह लेकर चुप रह जाती। जब माधुरी अपनी तनख्वाह का 1 रुपए भी घर में नहीं देने लगी तो आराधना जी एक दिन हाथ जोड़कर माधुरी से माफ़ी मांगते हुए बोली, बहू तुम सच में सत्य की मूरत हो। जब से घर में अनबन हुआ है, राजीव को तो उसका अपना तनख्वाह ही पूरा नहीं पड़ता, उल्टा मुझसे पैसे मांगता है। अगर पैसे नहीं देती तो लड़ाई झगड़े करता है। तब माधुरी ने बताया, हाँ माँ जी, राजीव को नशे की लत लग चुकी है, इसलिए वह ऑफिस भी नहीं जाता, इसलिए उसकी जगह किसी दूसरे को काम पर रख लिया गया है। अब उसके ससुराल वाले दाने दाने के लिए मोहताज थे, इसलिए आराधना जी और विजेता ने माधुरी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे और राजीव को सही रास्ते में लाने के लिए विनती किया। माधुरी संस्कारी थी, इसलिए अपनी सास और ननद को अपने पैरों से उठाया और कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं उन्हें समझाऊंगी। और माँ या सासू माँ के हाथ अपनी बहू के पैरों पर गिरने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। आप ऐसा काम ही क्यों करती हैं कि आपको किसी के पैरों में गिरना पड़े। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपके बेटे को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और उसने राजीव को अपनी एक सहेली जो साइकाट्रिक थी उसके पास लेकर गई, और लगातार इलाज कराने के बाद वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। अब माधुरी की गृहस्थी की गाड़ी भी सही पटरी पर चल पड़ी। अब उसके ससुराल वाले सभी लोगों को बहू की अहमियत समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, बहू भी किसी के घर की बेटी होती है, उसके पास भी दिल होता है। जब उसका अपमान करते हो तो उसका भी दिल रोता है, मन में तकलीफ होती है, लेकिन माँ बाप के संस्कार उन्हें अपने ससुराल के जुर्म सहने के लिए मजबूर कर देते हैं, जबकि वह इतनी काबिल होती है कि खुद अकेली रहकर भी स्वतंत्र जीवन जी सकती है। लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर वह ससुराल के सारे दंश सहन कर लेती है। तो ससुराल वालों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह अबला कुछ नहीं कर सकती। अरे एक बार आप उसकी जगह रहकर सोचिए, उन्होंने आपको अपने जिगर के टुकड़े को दिया है, बचपन से कितने नाजों से पाला होगा उन्होंने अपनी बेटियों को, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस सबसे अनमोल तोहफे को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और आपने उस तोहफे का क्या किया? उसका सम्मान करने की बजाय उसका उपहास किया। तो बताइए आपको कहाँ सुख प्राप्त होगा? इस कहानी में माधुरी ने जो किया वह सही था या गलत? और ऐसी संस्कारी बहू को आधी रात को घर से बाहर निकालना ये कहाँ की समझदारी है? इस बारे में राजीव जैसे बिगड़ेल औलाद और आराधना जी जैसी घमंडी सासू माँ के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।